बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा बच्चों, जिसके अंदर आज हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस होंगे एडवांटेजेस ऑफ द डायमेंशंस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसके अंदर यानी एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस के अंदर हमारे पास 3 एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1 एडवांटेज जो है वो है होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। दूसरा, डिराइव करना एक पॉसिबल फार्मूला को, जिसके अंदर मैं आपको 2 फार्मूला जो है वो डिराइव कराऊंगा और 2 इक्वेशंस जो ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशंस हैं उनकी हम होमोजेनिटी भी चेक करेंगे, यानी हम उनकी करेक्टनेस चेक करेंगे। तीसरा, इसकी जो एडवांटेज होगा डायमेंशन का या डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है डिटरमिन करना जी द यूनिट्स। ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है बच्चों, लेकिन एक लाइन लिखी हुई थी कि ये डिटरमिन भी करता है यूनिट्स, तो इसका भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। अब हेडशॉट डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, ये लॉन्ग के अंदर आता है, ये हेडशॉट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये आपका शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह ये भी हेडशॉट मीन्स बोर्ड का फेवरेट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला, यानी जो आपको फार्मूला दे देगा उसकी आपने डायमेंशनल एनालिसिस करके बताना होगा कि क्या ये इक्वेशन या गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। दूसरा, आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि आपको जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और ये नहीं बता सकता कि फ़िज़िकल करेक्टनेस उसकी है या नहीं। ये लिमिटेशन के अंदर भी आता है। ये अभी आप इसको एज इट इज़ माइंड में रखिए, मैं आपको भी एक्सप्लेन भी करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम होमोजेनिटी चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर हमने डायमेंशंस की बेसिस पढ़ ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर 1 जाके देख लें, उसके अंदर मैंने डायमेंशंस बहुत ही ज़्यादा डीपली और कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया। उसको अच्छे से देखिए, फिर आप ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए सबसे पहले आप बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन, होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल प्रूफ करना है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आती है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट, ये याद रखना है, ये डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले आप लिखिए लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बच्चों VF, और अब आप डायमेंशंस पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो VF, यानी आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT-1, यानी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई LT-1। अब आप बच्चों राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी जो है ना वो पुट कीजिए। राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपकी क्या होगी? VI की डायमेंशन प्लस AT की डायमेंशन। अब आप इसके अंदर डायमेंशन इनकी पुट कीजिए तो आपके पास VI की डायमेंशन क्या होगी LT-1, और दूसरा आपके पास होगा A और T की डायमेंशन पुट करें। A की यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, ठीक है। T के डायमेंशन आ जाएगी टाइम की T एज इट इज़, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था डायमेंशंस किस क्वांटिटी की क्या क्या होती हैं। अब आप ये जो 2 टर्म्स हैं इन दोनों को देखें, T-2 और ये T1 है, इन दोनों को आप रूल्स के अकॉर्डिंगली देखिए। LT-1 ये हो जाएगा, ये वाला ये टर्म ये एज इट इज़ आ गई, और ये क्या हो जाएगी L, और ये T-2 और ये +1, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी LT-1 प्लस LT-1, तो ये ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ LT-1, 2 टाइम्स ऑफ LT-1। तो इस 2 से फ़र्क नहीं पड़ता, डायमेंशंस जो उनसी हैं वो देखिए सेम है। लेफ़्ट हैंड साइड की भी LT-1, राइट हैंड साइड की भी LT-1। सो आपकी जो डायमेंशंस हैं लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखना है आपने इक्वल टू आ जाएगी बच्चों राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल। सो दिस फार्मूला, ये याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। फिज़िकली करेक्टनेस का मतलब क्या था? अब मैं आपको फिज़िकली करेक्टनेस का मतलब भी एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा जी बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है S इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं
जब मैं इसकी होमोजेनिटी करता हूँ ये भी सेम आएगी, इसकी होमोजेनिटी भी मेरे पास सेम आएगी, यानी दोनों डायमेंशनली करेक्ट होंगी। लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, ये फिजिकली करेक्ट है क्योंकि मुझे पता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर होता है, जबकि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्केयर नहीं होता। तो ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, ये फिजिकली भी करेक्ट है और ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन भी है। तो ये आपके कोर्स के अंदर अभी आज ही के लेक्चर के अंदर जब मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस करवाऊंगा तो उसके अंदर थर्ड पॉइंट यही वाला आएगा। ये यहाँ पे मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये इससे रेलिवेंट था। अब चेक करते हैं बच्चों एक और, चेक द होमोजेनिटी ऑफ द फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ इंटू एल ओवर एम। इसकी आप होमोजेनिटी जो है वो चेक कीजिए। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन हैं यानी v उसको पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों एल टी माइनस वन, सिंपल। दूसरा, अब आपके पास है बच्चों राइट हैंड साइड, इसकी डायमेंशंस आप जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा f की डायमेंशन, ठीक है, l की डायमेंशन और नीचे आपके पास आ जाएगा m की डायमेंशन और ये आपके पास अंडर रूट जो है ये आ जाएगा 1/2 बच्चों। अब आप इसके अंदर डायमेंशंस पुट कर दीजिए बच्चों, सिंपल। f यानी फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस टू, m l t माइनस टू आपके पास फोर्स की डायमेंशन होती है। l की आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी यानी कैपिटल L के साथ, और M यानी मास की डायमेंशन होगी कैपिटल M, और इसके बाहर यहाँ पे आपका 1/2 यानी ये जो अंडर रूट था वो चल रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड का। अब आप जब आप इसको सॉल्व करते हैं देखिए ये M इस M से जो सा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर और T माइनस टू हो जाएगा, सिंपल L स्क्वायर T माइनस टू, ठीक है। और बाहर क्या पड़ा हुआ है 1/2, और ये देखिएगा कि ये आपके पास 1/2 जब इससे होगा तो ये L सिंपल 1 रह जाएगा और ये T माइनस 1 रह जाएगा। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी वो भी थी LT माइनस 1 और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी आ गई LT माइनस 1। सो अगेन बता रहा हूँ बच्चों, दिस इक्वेशन और दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ये डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर रहा है, फिजिकल करेक्टनेस नहीं चेक कर सकता। बार बार बता रहा हूँ बच्चों, ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। ये तो था बच्चों हमारा पहला एडवांटेज कि हमने होमोजेनिटी चेक करना जो सा है वो अच्छे से सीख लिया। अब जो सेकंड पॉइंट था वो था डेराइव अ पॉसिबल फार्मूला। डेराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला के लिए बच्चों आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने ये देखना है कि आप किसका फार्मूला डेराइव करें और वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हमने दो केस के लिए करना है, एक हमने करना है वेवलेंथ फॉर दी मैटर वेव्स का फार्मूला हमने डिराइव करना है, पॉसिबल फार्मूला जो बन सकता है, और दूसरा हम टाइम पीरियड फॉर दी सिंपल पेंडुलम, ये दो हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमने डिराइव करना है पॉसिबल फार्मूला फॉर दी वेवलेंथ ऑफ दी मैटर वेव्स। अब ये जो वेवलेंथ ऑफ दी मैटर वेव्स है ये पॉसिबली किन फैक्टर्स के ऊपर या किन किन फिजिकल क्वान्टिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो ये डिपेंड कर सकती है प्लैंक्स कांस्टेंट एज के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के ऊपर v और मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, यानी ये डिपेंड कर सकती है। अब आपने इसको कैसे लिखना है, अब आप इसको लिखेंगे बच्चों बहुत सिंपल, जिस चीज़ के ऊपर ये फैक्टर के ऊपर जिन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है तो आप इसको लिखेंगे लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, और उसके बाद एच m और v जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही थी या फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर वो लिखे आपने, और इनके ऊपर आपने तीन जो जितनी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उतने आपने इनको वेरिएबल्स दे देने। अब ये तीन वेरिएबल्स थे एच एम और वी, इनके ऊपर आपने एक ए, एम को बी और वी को आपने सी वेरिएबल दे दिया। अब हमारा एजेंडा क्या है बच्चों, सिंपल ए बी और सी की वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट करना। अगर हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हमारा डेराइव हो जाएगा बच्चों पॉसिबल फार्मूला। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, आपने लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट और फिर आगे एच एम और वी, ऊपर आप ए बी और सी दे दीजिए। इसको आप बच्चों इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब आपके पास सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है जी पुटिंग द डायमेंशंस, ये याद रखें। अब आपने पुटिंग करनी है जी पुटिंग द डायमेंशंस, ये आपने सबसे पहला स्टेप जो है ना वो याद रखना है। अब लैम्डा चूँकि एक लेंथ है तो आपको पता है कि लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सिंपल L। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड की लिख दी। कांस्टेंट को आप लिखें या ना लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपको नहीं बता सकता, ठीक है।
अब आपके पास जो प्लांक्स कांस्टेंट h है, इसके लिए बच्चों ये हेड शॉट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने इसकी डायमेंशन याद रखनी है बच्चों, ठीक है, यानी मेमोराइज करके जाइएगा इसको अच्छे से, कांस्टेंट, और आगे इसकी डायमेंशन होती है m l स्क्वायर और t-1, ठीक है, ये आपने डायमेंशन याद रखनी है। आगे m की डायमेंशन कैपिटल M, ये एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों आपके पास b, और v की आपके पास आ जाएगी LT-1, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा c, ये आपके पास आ गया। अब इन सबको डायमेंशंस को आप अलग अलग दे दीजिए। अब कांस्टेंट बेशक अब आप रिमूव कर दीजिए, इधर a होगा, तो ये आपके पास m के ऊपर बच्चों a आ जाएगा, l के ऊपर आपके पास 2a आ जाएगा, और t के ऊपर भी आपका आ जाएगा -a, ठीक है, ये m अकेला ही था, इसको भी आप b कर दीजिए, ये l आपके पास आ जाएगा बच्चों c, और ये आ जाएगा t जो सा है -c। अब आपके पास जो सेम डायमेंशंस हैं इनको आप इकट्ठा कर लीजिए, ये l है, m था, ये आपके पास l है, और ये आपके पास बच्चों t है, इनको आप इकट्ठा कर लीजिए, तो ये आपके पास l आ गया, और m आपके पास हो जाएगा बच्चों a प्लस b, और l जो है वो आपके पास हो जाएगा 2a, और ये आ जाएगा प्लस c, और जो आपके पास t है वो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ a नेगेटिव ऑफ c। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहला था मैंने आपको बताया था आपने डायमेंशंस को पुट करना है, दूसरा था आपने कंपेयर करना है बच्चों डायमेंशंस को, ये भी आप लिख लीजिए, ये स्टेप कंपेयरिंग द डायमेंशंस, ये अगर आपको भूल जाएं, ये मैं इसीलिए आपको ये लिखवा रहा हूँ कि आपको ये याद रहें, कंपेयरिंग द डायमेंशंस। अब यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल कर दें। यहाँ पे अब देखिएगा m नहीं है, तो इसका मतलब मैं m को 0 ले सकता हूँ, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ना हो तो मैं उसको 0 ले सकता हूँ, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m, और ये आ जाएगा आपके पास a प्लस b, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास l यहाँ पे है जो कि इक्वल टू है बच्चों 1, ये देखें 1 है, और यहाँ पे आपके पास जो l होगा वो इक्वल टू होगा 2a प्लस c, और जो आपके पास t है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, इसी तरह वो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो t है वो होगा नेगेटिव ऑफ a नेगेटिव ऑफ c। मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ a प्लस b प्लस a b और c की वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब आप इसकी जो ऊपर पावर्स हैं इनको आप इक्वेट कर लीजिए, यानी ये यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 0 इक्वल टू a प्लस b, यानी यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, इधर से आपको क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 2a प्लस c मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a नेगेटिव ऑफ c। बच्चों ये क्लियर हो गए। अब आपने इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करें और a b और c की वैल्यूज़ निकालें। अब देखें, अगर मैं ये देखता हूँ तो ये दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर a और c आ रहा है। अब मैं इन दो इक्वेशंस को अगर डायरेक्टली ऐड कर लूँ, ये रफ वर्क के अंदर ही मैं देख रहा हूँ, देखें अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो c और c जो हैं ये दोनों आपस में कट जाएंगे। मैं सिंपल इसको यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, c और c कट गए, और ये 2a माइनस a इज़ a, और ये 1 प्लस 0 इज़ 1, तो a की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई 1 यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब आपके पास a की वैल्यू अब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए तो आपको c मिल जाएगा, और इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको बच्चों b मिल जाएगा। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू होगा -a, तो यानी b इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है, ये भी अब आपको क्लियर हो गया। और अब आप c अगर निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर चाहे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लीजिए, तो c इक्वल टू भी आपके पास होगा, c को जब आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर आएंगे तो आपके पास राइट साइड पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव ऑफ a, तो c विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। तो यानी आपके पास a b और c ये तीनों वैल्यूज़ जो सी हैं वो आ चुकी हैं। अब जब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं तो आपके पास ये जो इक्वेशन 1 थी, लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट h m और v, ऊपर a b और c हैं, इनके अंदर आप ये वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, यानी h के ऊपर आपके पास 1, m के ऊपर -1 और v के ऊपर c की जगह भी -1 आ जाएगा। तो ये मैं लिखता हूँ, देखिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू बच्चों कांस्टेंट h1 m-1 और c भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो लैम्डा इक्वल टू होगा सम कांस्टेंट h ओवर mc, ये आपके पास बच्चों फार्मूला जोन सा है वो डेराइव हो चुका है वेवलेंथ ऑफ दी मैटर वेव्स का। बहुत ही ज़्यादा इजी था, होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा फार्मूला, डेराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला फॉर दी
टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो सा वो सॉल्व करवाता हूँ जी। देखिएगा, डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मैंने ड्रॉ कर लिया है। आपका जो टाइम है पेंडुलम का वो डिपेंड कर सकता है बच्चों मास ऑफ द बॉब, यानी ये आपका बॉब है, इसके मास के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी लेंथ होती है, ये मास ऑफ बॉब है, इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड कर सकता है, यानी अगर आप इसको ज़्यादा ऊपर लेके जाएं और फिर छोड़ें तो ये टाइम पीरियड के ऊपर फ़र्क डाल सकता है, यानी इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी आप इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएं, इसको यहाँ से वापस आने दें और इधर से ये वापस आ जाए अपनी वापस इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। तो ये जितना टाइम लगेगा इसको आप कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तीसरा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है और एंगल थीटा के ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है। 4 फैक्टर्स के ऊपर बच्चों ये डिपेंड कर सकता है, मैंने वो लिख लिए। अब हम देखते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल के अंदर बताया था कि आपने सिंपल क्या करना है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिखेंगे M, L, थीटा और G। 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इन सब को आप वेरिएबल्स दे दीजिए A, B, C और D, ये आपने दे दिए। नेक्स्ट में आप इसको लिख लें T इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट M, L, थीटा और G, तो A, B, C और D। अब एजेंडा क्या है हमारे पास? A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड करना, और ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों बेसिक इक्वेशन A। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, डायमेंशंस को पुट करना बच्चों। सबसे पहले आप डायमेंशंस पुट कीजिए, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिंपल आ जाएगा टाइम, T ही है, तो डायमेंशन इसकी आ जाएगी बच्चों T इक्वल टू कांस्टेंट M का कैपिटल M आ जाएगा आपके पास, A, L का आपके पास L ही आ जाएगा, B। थीटा का याद रखिएगा, थीटा इज़ द रेशो होती है ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर दी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये आपके पास L और L-1 आपने लिखनी है बच्चों, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद G इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वो होती है L-T-2। ये अब आपने डायमेंशंस लिख दी। इसके बाद इन सबको डायमेंशंस को अलग अलग कर दीजिए, यानी ये कांस्टेंट M आपके पास एज इट इज़ A, L भी आपके पास सेपरेट, यानी अब आप कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास L आ जाएगा C, यहाँ पे आपके पास ये L आ जाएगा नेगेटिव ऑफ C, ये L आपके पास होगा बच्चों D, और ये T आपके पास होगा नेगेटिव ऑफ 2D। ये अब आपने डायमेंशंस को पुट कर दिया। अब आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, सेम M सारे इकट्ठे कर लीजिए, ये आपके पास होगा ताकि इजी हो जाए। अब आप M, ये देखें एक ही M है, और दूसरा L देखिए, एक ये L, ये L, ये L और एक ये L पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इन सब को एक ही बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एडेड, तो ये आपके पास आ जाएगा B प्लस C माइनस C प्लस D बच्चों, ठीक है। और जो लास्ट था आपके पास वो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2D। इधर आपके पास T जो सा है वो 1 चल रहा था अकेला, ठीक है। ये अब आपको क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, सिंपल पुटिंग द डायमेंशंस, सबसे पहला आपका स्टेप हो गया। दूसरा है आपका कंपेयरिंग द डायमेंशंस बच्चों। अब आपने डायमेंशंस को कंपेयर करना है। देखिए दूसरा स्टेप आपके पास T यहाँ पे क्या है, देखिएगा वो सिंपल आपके पास 1 है। इधर आपके पास जो T है वो आपके पास है नेगेटिव ऑफ 2D, ठीक है। दूसरा आपके पास M इस साइड पे कोई नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0, और इधर आपके पास M आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। और ये A था, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया A, ये हो गया। तीसरा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर L नहीं था, तो आप M, L और L 0 हो गया। और यहाँ पे आपके पास जो L है वो बेसिकली आप लिख लीजिए L, और सेम B प्लस C नेगेटिव ऑफ C प्लस D, ये आपके पास आ गया। यहाँ से अब आप चाहें तो डायरेक्टली उठा भी सकते हैं वैल्यूज़। यहाँ से आपके पास D इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा डायरेक्टली आ सकता है -1/2, यानी 1 इक्वल टू, ये देखें 1 इक्वल टू होगा ना -2D, तो D इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से A इक्वल टू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी वैल्यू 0। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं।
ए ज़ीरो हो चुका, डी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2 है। इनको जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास होगा 0 इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी बच्चों, ठीक है। और यहाँ से आपके पास सी से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आपके पास b इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ d, तो यानी b इक्वल टू d इज़ -1/2, सो b इज़ 1/2 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये आपके पास 3 वैल्यूज जो है वो आ गई हैं बच्चों, ठीक है। अब जो आपके पास तीसरी वैल्यू है बेसिकली c की वैल्यू, अब आप c की वैल्यू आपके पास है ही 0, देखें आपके पास ये कट जाएगा, यानी c -c0, तो c वैसे ही नलीफाई हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आप इसके अंदर b और d की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट भी करते हैं तब भी आपके पास जो सा है ये c 0 ही आ जाता है बच्चों, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। या आप इसको बच्चों इस तरह भी निकाल सकते थे कि आपके पास थीटा जो था वो देखिए वो क्या था, थीटा इक्वल टू, देखिए मैंने लिखा था थीटा जो था वो l-1 और c था। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे लिखें, थीटा इक्वल टू l-1 और ये यहाँ पे है बच्चों c, ठीक है। और अब आप इसके अंदर l-1 आपके पास क्या हो जाएगा, l की पावर 0 और ये आपके पास आ गया बच्चों c, ठीक है। ये देखिए तो थीटा यहाँ से l की पावर 0 हो गई, और किसी भी चीज़ की पावर बच्चों वो 0 हो जाए तो वो इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब आप ये तमाम वैल्यूज़ जोन सी है, अब आप जो फार्मूला था बेसिक जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा था, t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, m1 l b थीटा c और g d, इसके अंदर आप ये वैल्यूज़ पुट करें। थीटा इक्वल टू 1 हम ऑलरेडी जो है वो ये निकाल चुके हैं। अब इसके अंदर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, t इक्वल टू कॉन्स्टेंट m, मैं ऊपर लिख देता हूँ एम एल थीटा और d, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a की जगह हमारे पास 0 आ गया यानी m की पावर 0, l के पावर जो है वो b है यानी ये हो जाएगी बच्चों 1/2, थीटा जो था थीटा c यानी ये जो थीटा था ये इक्वल टू 1 हो चुका है, और g के ऊपर जो d है वो हो गया -1/2, ये पावर भी ख़त्म, ये 1, तो आपके पास सिंपल t इक्वल टू क्या रह जाएगा, l की पावर 1/2 ओवर g की पावर 1/2। अब इसको एक अंडर रूट के अंदर लिख लें तो ये आपको वैल्यू दे देगा t इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट ऑफ l ओवर g बच्चों। ये था आपके पास फार्मूला जो कि हमने डिराइव कर लिया फॉर दी सिंपल पेंडुलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना बच्चों, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि c जो है वो ख़त्म हो सकता है, दूसरा अगर ये लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर पॉइंट होगा बच्चों। अब देखिएगा बच्चों आप लिमिटेशंस ऑफ दी डायमेंशनल एनालिसिस, होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। लिमिटेशंस मैं आपको साथ साथ बच्चों एक्सप्लेन कर रहा था। अब सबसे पहले जो आपकी लिमिटेशन है वो मैं लिखता हूँ, वो देखिएगा। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो सा है वो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में फ़र्क नहीं कर सकता जिनकी डायमेंशन सेम होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको डायमेंशन लिख के बताता हूँ, m l स्क्वायर और t-2, ठीक है। ये अब आपके पास डायमेंशन होगी बच्चों वर्क की, एनर्जी की और टार्क की, ठीक है, वर्क, एनर्जी और टॉर्क की, यानी तीनों की डायमेंशन जो सी है वो यही है, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी, वो वर्क था, वो एनर्जी थी या वो टॉर्क थी, ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी कि डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे फार्मूलाज को डिराइव करने के लिए नहीं यूज़ हो सकता जिसके अंदर आपके लॉ के फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। ऐसे फार्मूलाज को भी डिराइव करने के लिए आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस नहीं यूज़ हो सकता, ये भी उसकी लिमिटेशन हो गई। तीसरा, डायमेंशनल कांस्टेंट्स फाइंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये t इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब आपको पता है रियल में फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g होता है। तो ये जो 2 पाई था ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो इसकी भी वैल्यू जो से है वो डायमेंशनल एनालिसिस से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब आप ये भी लिख लें डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये भी फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। और ये बाय द वे आप विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट या बाय एक्सपेरिमेंट जो है ना ये आप फाइंड आउट करते हैं। लास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप
कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, यानी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। फिजिकली करेक्टनेस आप चेक नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट के अंदर बताया था कि आपके पास अगर इक्वेशन हो s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर, और दूसरी आपके पास हो s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्केयर। अब ये दोनों जोन सी हैं ये डायमेंशनली करेक्ट हैं, दोनों कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से एक फिजिकली करेक्ट है और ये वाली जोन सी है ये फिजिकली करेक्ट है, ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो यानी आप ये याद रखिए कि डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, उसकी फिजिकल करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते। और एक और बात कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ना हो तो इसका मतलब वो फिजिकली भी करेक्ट नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। यानी इफ़ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज़ ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी होगी, ठीक है। ये यानी दूसरा आप देखें यहाँ पे सिर्फ 1/2 का फ़र्क था और यहाँ पे 1/2 नहीं था। तो अगर ये फिज़िकली करेक्टनेस के लिए, यानी यहाँ पे जो फिज़िकल पैरामीटर है वो यहाँ पे ये नंबर आ रहा था जो आपको डिफरेंशिएट कर रहा था कि ये फिज़िकल करेक्टनेस इसकी है या नहीं, या फिज़िकल करेक्ट है या नहीं। तो ये फिज़िकल करेक्ट है बच्चों, ये फिज़िकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों की होमोजेनिटी चेक करेंगे तो दोनों की होमोजेनिटी जो सी है वो सेम आएगी, यानी दोनों डायमेंशनली करेक्ट आएंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों थर्ड एडवांटेज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस जो कि था डिटरमिन द यूनिट्स। अब मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल ली है वो है डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ द ईटा। आपने इसको ईटा कहते हैं, यानी ये आपके पास है फार्मूला f इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। आपने इस ईटा के जो यूनिट्स हैं ये डिटरमिन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों। सिंपल, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ईटा को सब्जेक्ट बनाइए, ईटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा f/6 पाई आर वी, ठीक है। आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको आप इग्नोर कर दें क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपको पता है कॉन्स्टेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, आप इनको निकाल दें। और ये जो आपके पास ईटा एफ आर और वी इनकी आप डायमेंशंस देखिए, तो जब आप डायमेंशंस पुट करेंगे तो ईटा की डायमेंशन इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन ओवर आर की डायमेंशन और जो है आपके पास वी की डायमेंशन होगी। अब आप इनकी डायमेंशंस पुट कीजिए, आपको पता है फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m/l/t-2, ये डायमेंशन आपने पुट कर दी फोर्स की। r चूँकि एक लेंथ है तो इसकी डायमेंशन आपके पास l आ जाएगी और v वेलोसिटी यानी l/t-1 आपके पास होगी बच्चों। अब आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो करते हैं इनको आप काट लीजिए, ये l इस l से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपके पास एक m रह जाएगा और ये मैं अब इनको सेपरेट कर रहा हूँ तो ये आपके पास ये जो t है ये -2, ठीक है, इसको मैंने बाहर दे दिया। ये l ये ऊपर जाके हो जाएगा l-1 और ये l जो कट चुका था ये t ऊपर जाके +t हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये 1+1 हो गया, ठीक है, ये वाला t, ये l ऊपर जाके ये वाला -1 हो गया, ये जो है ये l ये ऊपर जाके -1 हो गया, ये तो l चूँकि कट चुका था। अब देखिए, अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको और इसको, ये -2 है और ये +1 है तो ये आपके पास क्या रह जाएगा m और ये l-1 और ये t -2 और +1 इज़ -1 तो m l-1 t -1। अब मैंने इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है, यानी ये अब आपके पास ईटा की डायमेंशन आ चुकी है। अब आप इस डायमेंशन से यूनिट बना सकते हैं। देखें m की यूनिट यानी आपके पास हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ ईटा क्या होगी, kg पर मीटर, लेंथ है तो पर मीटर और टाइम भी -1 है तो पर सेकंड। ये अब आपके पास यूनिट आ जाएगी बच्चों ईटा की। तो देखिएगा हमने डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड जो था एडवांटेज वो भी देख लिया। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा बच्चों। ये था आपका आज का लेक्चर, होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसके अंदर हम प्रिसीजन, एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 4 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर जो सा वो ख़त्म हो जाएगा। आज सेकंड लेक्चर था, ये ख़त्म हो गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मैथ्स और केमिस्ट्री
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों स्टार्ट करेंगे और उसके भी आपको प्रॉपर लेक्चर जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।